Hello friends, I'm Kuldeep Mehta here to teach you. Today in this video I will teach you chemistry of class 12th. In the last video I taught you about some cubic unit cells such as fate centered, body centered and simple cubic unit cells. Today in this video I will teach you something more about these unit cells, so let's start. आज हमारा पहला टॉपिक होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहला हमारा आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल या फिर प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट, इसके अंदर हमने पढ़ा था सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो हम एक क्यूब ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 1, ये हमारा आंसर होगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल यूनिट सेल इज 1। ओके, अब सेकंड हमारे पास आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमने पढ़ा था एटम्स कहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं? कॉर्नर्स पर और साथ ही बॉडी के सेंटर पर, बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स सेम हमारे पास 1/8 इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 8 आर कॉर्नर्स, प्लस हमारे पास बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1 = 2। ये हमारा आंसर होगा। और लास्ट में हम लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज आर 2। थर्ड हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा? हमें पता है इसमें कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं फेस सेंटर्स को। तो हमने पढ़ा था कॉर्नर्स को कंट्रीब्यूशन 1/8 एंड 8 कॉर्नर्स प्लस 6। हमारे पास एक क्यूब होता है, उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। 1 2 3 एंड 3 आर अपोजिट फेसेस। तो हमारे पास 6 फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 × 6। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 3 = 4। ये हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर 4। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस का टॉपिक। एटॉमिक रेडियस तो हमारा सबसे पहले होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमारी एटॉमिक रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला, एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारी, इसको हम r से डिनोट करते हैं और हमारी ये होती है a/2, जहाँ पर a क्या है? डिस्टेंस ऑफ 2 नियरेस्ट नेबर्स। मतलब अगर ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये हमारी जो हमारे पास जो 2 एटम्स हो गए उनके अंदर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम a से डिनोट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा r = a/2। सेकंड हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमारी एटॉमिक रेडियस r कितनी होती है? √3/4a। ओके, और थर्ड हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमारी एटॉमिक रेडियस r कितनी होती है? 1/2√2 × a।
ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं तीनों। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी तो ये कितनी होती है हमारी। फर्स्ट आता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। इसमें हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.33%। सेकंड हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। इसके अंदर हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। और थर्ड हमारा आता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इसके अंदर हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74.01%। अब हमारा आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो किसी भी पैक्ड सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। किसी भी पैक्ड सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा आएगा क्लोजनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्लोजनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी वो एक दूसरे कितने क्लोज हैं, वो हमारा स्टेबिलिटी को डिपेंड कर, स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने ज़्यादा पास होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी या फिर ज़्यादा होगी। अब हमारा आता है पैकिंग, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो हमारा पहला है पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन के अंदर हमारा पैकिंग होती है एक सिंपल पैकिंग। जैसे हम सिर्फ एक सीधी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर पैकिंग कर देते तो ये हमारी होगी पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे इन अ 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग द स्फेयर्स। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बेसिकली स्फेयर के टाइप में लिख के चलते हैं तो हम लिख देंगे द स्फेयर्स आर जॉइंट इन द शेप, इन द शेप ऑफ अ वर्टिकल, ऑफ अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रो। ओके, तो अब हमारा सेकंड वन आता है पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। तो इसके अंदर हमारा पहला टाइप आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस पैकिंग के अंदर, इन दिस पैकिंग, इन दिस पैकिंग, पैकिंग रोज, जो हमारी रोज होती है हैव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स, वर्टिकल अलाइनमेंट्स, ALIGNMENTS अलाइनमेंट्स। दैट इज द स्फेयर्स इन एडजेसेंट साइड्स या फिर रोज लाई जस्ट ओवर वन अनदर। जैसे हमारे पास ये 2 स्फेयर्स हो गए एक दूसरे के ऊपर, इसी टाइप में हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सभी स्फेयर्स इसी टाइप के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्फेयर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और हम लिख देंगे द स्फेयर्स इन एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स या फिर रोज, साइड्स या रोज लाई जस्ट ओवर अनदर, जस्ट ओवर वन अनदर, जस्ट ओवर वन अनदर। और इसके बाद हम लिखेंगे द स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर एरे, इन अ स्क्वायर एरे, मतलब एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज होते हैं ये सारे। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड
अब आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस पैकिंग के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, क्योंकि एक स्फीयर हमारे 4 स्फीयर्स को टच करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये हमारी हो गई 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हमारा सेकंड आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हम लिखते हैं इन दिस पैकिंग spheres are arranged so that spheres are arranged so that the spheres in second row occupy the depressions between the spheres of first row, first row and so on। मतलब 4th 3rd के ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसे ही 6th 5th वाले डिप्रेशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा एंड सो ऑन। तो इसके अंदर इस पैकिंग को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, चलो इसको बना कर देखते हैं। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर ये सेकंड रो के स्फीयर इसके डिप्रेशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और थर्ड रो के स्फीयर सेकंड रो के डिप्रेशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ऐसे ही नीचे भी चलता रहता है। तो इसके अंदर इस क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास 6 स्फीयर्स को टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। जैसे ये एक स्फीयर है, ये हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 एंड इन 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप बन जाएगी। तो इसको हम हेक्सागोनल पैकिंग नाम दे देते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है। इसके स्फीयर्स यहाँ पर हमने अरेंज किए हैं, लेकिन सेकंड रो के स्फीयर जो ये डिप्रेशंस थे हमारे पास, जैसे इस वाली पैकिंग के अंदर हमारे पास ये डिप्रेशंस थे, इनको भर देते हैं, और थर्ड रो के स्फीयर सेकंड रो के डिप्रेशंस को भर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप बन जाती है, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप बन जाती है, और इसलिए हम इसको हेक्सागोनल पैकिंग नाम देते हैं। अब हमारे पास आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इनमें से ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा होता है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है? तो इसमें हमारा आंसर आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कितना इकोनॉमिकल होता है, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा 60.4%। लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है 52.4%। इस वजह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बजाय ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। हमारे पास जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास कुछ वैकेंट स्पेसेस बचते हैं। वैकेंट स्पेसेस जैसे हम एक बार फिर से बनाकर देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो के स्फीयर्स हैं, ये सारे स्फीयर्स आपस में टच कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो के स्फीयर्स है, ये हमारे पास सेकंड रो के स्फीयर्स हो जाएंगे, ये हमारे पास सेकंड रो के स्फीयर्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे पास स्पेसेस बच रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास स्पेसेस बच रहे हैं, इन स्पेसेस को क्या कहते हैं? वॉइड्स। दीज आर कोल्ड वॉइड्स। वैकेंट स्पेसेस आर कोल्ड वॉइड्स। ये कहाँ पर होते हैं? दीज वॉइड्स आर बिटवीन द टचिंग स्फीयर्स, या फिर हम दूसरा बिटवीन 3 टचिंग स्फीयर्स। तो यहाँ पर हमारे ये 3 स्फीयर जो टच कर रहे हैं, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है ये हमारा वॉइड होता है। लाई एट कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो
3 स्फेयर्स हैं, उनके सेंटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये जो वैकेंट स्पेसेस है इनको हम वॉइड्स कहते हैं। तो ये किस टाइप के वॉइड्स होते हैं? ये होते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ओके, तो थैंक्स, आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज।